आपने राष्ट्रीय बहस बहुत देखी होंगी, राज्य स्तर की बहस भी आपने देखी होंगी, लेकिन हम ज़िला स्तर पर आकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आम लोगों के मुद्दे क्या हैं। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को ये बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप इस इलाके से आते हैं, कि ज़मीन पर गुस्सा बढ़ रहा है और उन्हें 12 महीने 13 महीने इंतज़ार नहीं करना था। तो हमारे प्रधानमंत्री जिन लोगों देश की भावनाओं को कदर करते हैं, लोगों की कदर करते हैं, भलाई के लिए बिल वापस लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2022 में बीएसपी की पॉलिटिक्स क्या है। 2022 में देखो, आप कह रहे हैं कि भाई सभी ज़्यादातर यही सुना जा रहा है कि भाई बहन जी खामोश है। ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी है। क्या ऐसी चीज़ है जो प्रियंका गांधी इस बार अचीव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप नहीं जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं क्या? मतलब आप सरकार तो नहीं बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो किसी के सामने नहीं झुके, अब देखिए 8 साल होने जा रहे हैं, किसानों के सामने झुक गए। खट्टर साहब ने मौका दिया लोगों को, उन्होंने बेवकूफ़ी की तो किसान और जागा। जगाने में भाजपा के लोगों का पूरा रोल है। उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की कि हम जागे, हमने पढ़ा उस बिल को। पलायन के मालूम थे, हमने सबसे पहला मुद्दा वो खत्म करा। लेकिन हमें तो बताया गया था कि लोग धर्म के आधार पर छोड़कर जा रहे हैं। धर्म के आधार पर कहराने में कोई पलायन नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं आप, है ना? योगी सरकार की तारीफ हो रही है, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया उन्हें कि कोविड का भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन कर लिया। अगर क्या पंजाब में किसकी आप सरकार सुनिए मेरी थी? बात, क्यों भागे? विदेश से पंजाब जो में क्यों लाए भागे? गए थे उन्हें क्वारंटाइन क्यों नहीं किया आपने? क्यों कोरोना फैलने का मौका दिया कहाँ आपने? फैला? जो बाहर से आए हुए लोग थे उन लोगों को अलग से क्वारंटाइन करते तो कोरोना हो ही नहीं था। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त शामली में हम मौजूद हैं। शामली ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़, और हमारे साथ यहाँ पर लोकल नेताओं को हमने बुलाया है। आपने राष्ट्रीय बहस बहुत देखी होंगी, राज्य स्तर की बहस भी आपने देखी होंगी, लेकिन हम ज़िला स्तर पर आकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आम लोगों के मुद्दे क्या हैं। 2017 से और 2022 तक का अगर सफ़र देखिए आप, 5 साल का, 2017 का चुनाव भी मैंने कवर किया था, उससे पहले 2012 का भी मैंने कवर किया था, लेकिन इस बार जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बाकी पिछले चुनावों में लगातार गायब रहा, वो था ज़मीन से जुड़े हुए लोग, यानी किसानों से जुड़ा मुद्दा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये कह पाना कि किसान आंदोलन से जो उपजे हुए मुद्दे हैं, उनके अलावा मुद्दे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बड़ा फैक्टर बन रहा है हर ज़िले में हम जहाँ जा रहे हैं, चाहे बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, और अब ये शामली, इसके अलावा और भी ज़िलों में हम सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे कौन से मुद्दे हमें नज़र आ रहे हैं। जाहिर है महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, गुंडागर्दी का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर परेशानी है, कोरोना से जितना नुकसान हुआ है लोगों को, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसान आंदोलन से उपजा हुआ जो गुस्सा है। और यहाँ खासकर मैं जो देखने आई थी वो ये कि क्या 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद जो एक बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया, क्या किसान अब एक तरह से खामोश हो गए हैं, उनका गुस्सा कम हो गया है, लोगों में इसको लेकर क्या भावना है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। लंबी चौड़ी फहरिस्त मेहमानों की हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ अनिल चौहान जी का। भाजपा के नेता हैं, यहाँ इलाके के जाने माने नेता हैं। हुकुम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़माने से बहुत बार सांसद रहे इस इलाके से, उनके भतीजे हैं और कैराना से आते हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ आलम चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं और ये ज़िले के इंचार्ज हैं। ज़िले का मालिक होता है जो ज़िले का इंचार्ज होता है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक असेंबली इलेक्शन, एक सीट की बात नहीं करें, बल्कि पूरे ज़िले में किस तरह का माहौल है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन से कपिल खटियान जी मौजूद हैं। हमने खासकर इनको एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया है। देख रहे हैं आपकी पूरे पैनल में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इनको न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया कि खासकर भारतीय किसान यूनियन उन संस्थाओं में शामिल रहा, उन अग्रणी जो संस्थान थे उनमें शामिल रहा जो कि इस पूरे आंदोलन को जिन्होंने लीड किया, उसका नेतृत्व किया। मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर बैठे हुए हैं विक्रांत बर्मन जी हैं, बीएसपी से हैं, और बीएसपी की जो खामोशी है वो मैं उनसे ज़रूर जानूंगी कि आखिर मायावती जी
कहाँ हैं ये उनकी खामोशी बहुत बेचैन कर रही है। MIM से भी हमारे साथ बहुत जल्द नेता जुड़ जाएंगे, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। राशिद अली साहब हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति कुछ दिनों पहले बन रही थी RLD और इसके साथ साथ सपा के गठबंधन को लेकर, क्या उसमें कोई अब क्लैरिटी नज़र आ रही है। विक्रांत चावला जी हमारे साथ RLD से मौजूद हैं और इस इलाके की उम्मीदवारी भी हो सकता है उनको मिल जाए RLD से, ये हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर नेता हैं। हम इन तमाम मेहमानों के ज़रिए इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ अनिल चौहान जी, आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम मतलब हाशिए पे आ गए। मैं आपकी साइड लेने की मैं कोशिश करूँगी क्योंकि बाकी पक्ष के ज़्यादा लोग आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि जब पत्रकारों को ये बात समझ में आ रही थी, जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको समझ में आ रही थी कि किसान आंदोलन सिर्फ किसानी तक अब सीमित नहीं है, क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को ये बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप इस इलाके से आते हैं, कि ज़मीन पर गुस्सा बढ़ रहा है और उन्हें 12 महीने 13 महीने इंतज़ार नहीं करना था? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ लगभग कैराने मैं कह लो या ज़िले में जिस बात पर मुद्दा धरना धरा था लोगों ने, वो मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा पंजाब का और हरियाणा का था, लेकिन फिर भी लोग ने वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा। हमारे क्षेत्र के लोगों में चौधरी साहब का भी कह रहा, चौधरी साहब भी वहाँ मजबूरी में जाकर गए। नहीं तो सबसे पहले चौधरी साहब ने ही स्वागत करा था इस बिल का। चौधरी साहब राकेश जी, हाँ, नरेश जी, सबसे पहला स्वागत ही उन्हें करा था। बड़े चौधरी साहब जो थे उन्हीं की मांग थी ये बहुत बड़ी, हाँ ये कानून लाया जाए, और उन्हीं के उस पर सबसे पहला स्वागत राकेश टिकैत जी ने ही करा था। जो पिता उनके बड़े चौधरी थे उनकी मांग पूरी हुई, लेकिन फिर दूसरे जगह से जुड़ कर, दूसरे स्टेट से जुड़ कर इन्हें मजबूरी में वहाँ चले गए। लेकिन जाने के बाद में किसान नेता होने के बाद में किसानों से हटना इनकी मजबूरी थी, इसलिए वहाँ इन्हें बैठना पड़ा। नहीं तो अनिल जी, क्या अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा था जो प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आप समझा नहीं पाए लोगों को? हाँ, किसान आज भी फ़ायदे का है, लेकिन ये जिद की लड़ाई होगी थी। इसमें कुछ और लोगों तो दूसरी तरफ से लोगों का इसका सारा था, विपक्ष का सारा सपोर्ट मिलने के बाद में अब दोनों की मजबूरी हो रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जिन लोगों, देश की भावनाओं को कदर करते हुए, लोगों की कदर करते हुए, बिल आज भी अच्छा है, लेकिन देश में जो चल रहा था तोड़ने का, तो और भी ताकतें साथ दे रही थी। विदेशों तक के लोग धरने पर आ रहे थे, तो उसे देश की भलाई के लिए बिल वापस। ये वजह तो नहीं है कि आपके कुछ नेता मंत्री तक ये कहते पाए गए कि हम ये दोबारा ले आएंगे बिल? नहीं ले आएंगे दोबारा, क्योंकि अच्छा है तो दोबारा लाना चाहिए। नहीं, अगर सहमति से लावांगे तो सब सलाह मशवरा करके दोबारा फिर लावांगे। जनता सुन रही है, आप समझ लीजिए इस हाँ बात बिल्कुल, को। अगर सहमति बढ़ेंगे तो ले आओगे। ये पहले भी तो मांग थी ना, किसान उनके, हमारे जो चौधरी साहब हैं उनके सबसे बड़े धरने रहे, उन्हीं की मांग थी। पहले भी कांग्रेस टाइम में भी ये मांग उन्हें करी थी कि ये बिल लाया जाए, अच्छाई के लिए ये बिल लाया था, लेकिन नहीं लोगों में सहमति बनी, वापिस लेना पड़ा। कपिल खाटियान जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कोई राजनीतिक रूप से प्रायोजित लग रहा है ये, कि उनकी मजबूरी हो गई? पहले वो पसंद करते थे, वो समझते थे कि आना चाहिए कानून, और फिर उसके बाद मना किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी कोई नहीं थी। चौधरी टिकैत साहब का परिवार पहले से ही किसानों का हित करते आए, और पंजाब का किसान वहाँ से चला, जबकि वे जो बिल थे वे इस तरीके से लिखे गए थे, उसे समझना आसान नहीं था। वहाँ पर जो अपने नेता हैं बरबीर राज्यपाल, उन्होंने पढ़ा, उसका अध्ययन करा, उन्होंने सबके सामने रखा, और जब यहाँ आंदोलन में आए तो उन्हें रोका गया, तानाशाही दिखाई गई, उसके जोर जुलम के उसमें हम आ गए। रही बात ये कह रहे हैं कि हमने स्वागत करा, टिकैत साहब ने, राकेश जी ने नहीं स्वागत नहीं करा। उसका हमने न्यूज़ क्लिक से जो है उसका पूरा का पूरा डाटा निकलवा लिया था, और उसका खंडन भी उसमें कर दिया था। ये गलत बात है, अफवाह है। चौधरी साहब ने उसका स्वागत करा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि किसान जो हैं पंजाब के, वो कई हफ्ते से कर रहे थे आंदोलन, उसके बाद आके आप लोगों ने ज्वाइन? नहीं, 26 नवंबर को जब उन्हें रोका गया तो हमने अपना जो है पूरा प्रदेश में चक्का जाम करा था, और 27 नवंबर को हम जो है गाजीपुर बॉर्डर चले गए थे। ऐसा नहीं है कि हम कई हफ्तों बाद गए थे। और चौधरी साहब ने प्रण ले लिया था वहाँ जाते ही, भाई बिल वापसी तो घर वापसी, सबको पता है इस बात का, ऐसा क्यों कहेंगे। और रही बात है, ये तो भाई जो सरकार ने बदनाम करे, खालिस्तानी बताए, भाई आतंकवादी बताए, शराबी बताए, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम हमारे पर लगाए, हमने सब सहन करते हुए वहाँ बैठे रहे, और जीत सच्चाई की हो। आखिरी में सच्चाई जीत थी। अगर बात करनी थी तो पहले 15 दिन में या 2 दिन में बात कर लेते। अगर लोकतांत्रिक सरकार
इन्होंने तानाशाही दिखाई। पर लोकतंत्र जो है जनता तय करती है, ना कि सरकारें तय करती है। इन्हें झुकना पड़ा और झुक के ही इन्होंने बिल वापसी लिए। जब इन्हें दिखा ना आपकी मीटिंग में भीड़ नहीं रही, मोदी जी ने स्वयं इस बात का एहसास करा, उत्तर प्रदेश चुनाव में आया, जब भीड़ नहीं जुट पाई तो उन्होंने खुद निर्णय लिया कि मैं इन्हें वापसी लूँ। मैं इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जाऊं, मैं समाजवादी पार्टी के राशिद अली साहब से बात करना चाहती हूं। राशिद अली साहब, ये बताइए कि अभी कुछ महीने पहले तक भी आपके पास कोई ख़ास मुद्दा नहीं था। नेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि योगी सरकार की तारीफ हो रही है, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया उन्हें कि कोविड का भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन कर लिया। तो अब बैठे बिठाए आपको मुद्दा तो मिला किसान आंदोलन का, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एकदम से आपके हाथ से छीन लिया मुद्दा कि उन्होंने वापस ही ले लिया कानून। नहीं, कानून वास्तव में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, तो ये तो आम जनता से जुड़ा हुआ, आम जनता को इससे परेशानी होने वाली थी। जितना ये उद्योगपति अपने यहाँ स्टोर करते, जो आज आप भी देख लो, जो बड़ी बड़ी जगह मॉल के अंदर जो सेब जाके ठेले के ऊपर 100 रुपए किलो मिल रहा, मॉल के अंदर जाने के बाद में वही 200-300 रुपए किलो मिले। और जब ये सारा स्टॉक इनके यहाँ उद्योगपतियों के यहाँ चला जाता, और वहां से जाने के बाद में गरीब आदमी, लड़ाई जो थी किसानों की नहीं, आम आदमी की लड़ाई थी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुद्दा तो बहुत बड़ा हो सकता था अगर ये कानून वापस नहीं लेते, लेकिन अब जो गुस्सा था कम से कम वो तो उन्होंने कम कर दिया। नहीं, गुस्सा कहाँ कम हुआ। कोरोना में आपने बताया कि कोरोना में बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, स्कूल तो खुले ही नहीं, सब जगह से आपने वो कर दिया। आपके जो स्कूल हैं, ज्यादातर लोगों के बीजेपी वालों के स्कूल हैं, आपने फीस क्यों नहीं माफ कर दी? नहीं, मैं स्कूलों पे आऊंगी। मैं पहले पूछ रही हूँ आपसे, जो ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला था, विपक्ष के हाथ से चला नहीं गया? नहीं नहीं, कहाँ गया? हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना इसके अंदर। मुद्दा तो कोई यो तो था ही नहीं इसमें। इन्होंने जो वापसी लिया, जो हमारे किसानों की शहादत हुई इसके अंदर, और 1-1.25 साल धूप में, गर्मी में, बरसात में वहां किसान बैठा, और उन आतंकवादी और उग्रवादी पता नहीं क्या क्या इन्होंने बता दिया। तो मुद्दे तो अब भी हैं, किसानों के और मुद्दे हैं। हमारे प्रदेश में, पड़ी तरफ हरियाणा में देख लो, बिजली का क्या रेट है, हमारे यहाँ यूपी में क्या रेट है, उत्तराखंड में क्या रेट है, दिल्ली में क्या। तो समस्या तो बहुत है अभी विकास हमारे। जी, आप बताइए मुझे, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जितना बड़ा ये मुद्दा हो सकता था, ये तो मानना पड़ेगा कि एक बड़ा दाव खेला गया, या ब्रह्मास्त्र कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो किसी के सामने नहीं झुके, अब देखिए 8 साल होने जा रहे हैं, किसानों के सामने झुक गए। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या जो है उसमें कमी रह गई। तो किसानों को ये तो कहीं ना कहीं एक नर्म दिल तो उनका हो रहा होगा कि देखिए प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली। जितना गुस्सा हो सकता था वो तो नहीं होगा अब। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, जून जुलाई में बिल आया, अगस्त सितंबर में लोगों ने रीड करना शुरू किया, किसान है, सीधे लोग हैं, अपनी फसलों पे लगे हुए थे। अक्टूबर में वी हैव स्टार्टेड कैंपेन्स। याद होगा कपिल खाटियान जी को भी और अनिल चौहान जी जो अभी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। 1000 ट्रैक्टर का पहला आंदोलन हमने 1 अक्टूबर में शामली जिला तामील करेगा, अगर आप वो वीडियोस भी देखेंगे तो वो 1000 ट्रैक्टर निकले, मतलब 5000 लोग आए। तो कुछ तो बात रही हो कि केवल एक जिले में 5000 लोग कैंपेन कर रहे थे, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे थे, वहां से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद आपने देखा पंजाब हरियाणा आया, और खट्टर साहब ने मौका दिया लोगों को, उन्होंने बेवकूफी की तो किसान और जागा। जगाने में भाजपा के लोगों का पूरा रोल है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की कि हम जागे, हमने पढ़ा उस बिल को। यूजुअली आप देखिए चुनाव बिल पास हो गया, किसने बोला? कुछ नहीं बोला ना, हो गया। लेकिन धन्यवाद देते हैं भाजपा के लोगों का कि उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें हमें सिखाई। और धन्यवाद देता हूँ राकेश टिकैत जी का, और राजेवाल साहब का नाम लिया अभी। इन लोगों को सुनने में, जो युवा है आज का, जो किसानों के बेटे हैं, जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था चीजों से, उन्होंने चीजों को बहुत डीपली स्टडी किया, इसलिए आंदोलन सफल हुआ। और बहुत दिक्कत हुई, हमें याद है कपिल खाटियान जी फोन करते थे वहां से कि भाई यहाँ दिक्कत हो रही है। तो हमारे गांवों से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेके जाते थे, दालें ले जाते थे, आटा ले जाते थे, और वहां अगले दिन छपता था खालिस्तानी आ गए। जैसा कि अभी अनिल चौहान जी कहना चाह रहे थे कि बाहर से लोग आ गए, विदेशों की फंडिंग हो गई। अरे मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ है, वो अमेरिका में रहती है, तो अगर वो कल को हिंदुस्तान आएगी और आंदोलन में जाके खड़ी हो जाएगी तो क्या अमेरिका ने फंडिंग कर दी? मतलब बेवकूफ है क्या? बिल्कुल। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी को भी कुछ भी कहने लग गए। चीन आक्रमण करेगा लेकिन पाकिस्तान पे आप जाएंगे। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी आप देखिए, बड़ी बेतुकी, आप देखिए आर भारत में, सीधा नाम ले रहा हूँ चैनल का, क्या बकवास करता रहता है पूरे दिन वो आदमी। तो क्या दिखाई नहीं देता मोदी जी को या बाकी लोगों को कि आप हमारे बच्चों नहीं को तो क्या जनता दिखाना समझती चाहते है हैं? आप क्या ये कह रहे हैं, तो फिर ये हजारों करोड़ का जो नैरेटिव है जो मीडिया के जरिए चलाया जाता है, ये फेल हो गया। मेरे ख्याल से फेल होने वाला है, समय आ गया जब ये फेल होगा। और इसके फेल होने का जो सबूत है वो देखिए आप, मोदी जी की जो स्पीच है जब वो आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, मैं इसे वापस लेता हूं।
मैं बिल्कुल खंडन करता हूं उनके स्टेटमेंट का, और मैंने किया उसी लेकिन दिन। उन्होंने कहा कुछ किसानों को नहीं समझा लेकिन पाया, लेकिन मैं कुछ। खंडन करता हूं इस बात का। वो 5 चुनाव में 5 प्रदेशों में हार का डर उनके चेहरे पे देखा जा सकता है। उनके पास कोई डेटाबेस नहीं आज। उनकी पार्टी के लीडर्स उन्हें कह रहे हैं आप सारे चुनाव हारेंगे आने वाले, क्योंकि आपने देश की नब्ज को छेड़ा है, आपने ठीक है, किसान को छेड़ा है। लेकिन मैं पूछूंगी, मैं बीकेयू के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे कि ये खासकर जो मुद्दा है कि एक बार जब 3 किसानों के जो कानून थे, कृषि कानून, उनको वापस लेने की सबसे बड़ी मांग थी, अब क्यों उस मांग पे अड़े हुए हैं? क्योंकि जो राजनीतिक तौर पे जो प्रायोजित होने का बार बार आरोप लगता है, उससे एक शक पैदा होता है। लेकिन इससे पहले मैं 2 और प्रवक्ता, हमारे बीएसपी के हमारे साथ प्रवक्ता विक्रांत जी मौजूद हैं। विक्रांत जी, मैं खुद आपसे बहुत निजी तौर पर ये पूछना चाहती हूँ। मैं बस जो बीएसपी की पॉलिटिक्स है उसे एक पत्रकार और साथ साथ एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे भी मैं पढ़ती रही हूँ और देखती हूँ बहुत नज़दीक से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2022 में बीएसपी की पॉलिटिक्स क्या है? 2022 में देखो, आप कह रहे हैं कि भाई सभी ज़्यादातर यही सुना जा रहा है कि भाई बहन जी खामोश है। ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी है, क्योंकि 2007 में जब हमने पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाई थी तब भी हमें मीडिया कहीं दिखा नहीं रहा था, क्योंकि हम जो हैं छोटे छोटे कैडर कैंप के माध्यम से गांव में जा रहे हैं और अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाला चुनाव बता देगा कि क्या तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि 2017 का चुनाव, 2012 का चुनाव, उससे पहले का चुनाव, मायावती मुख्यमंत्री भी रहीं उससे पहले, तो उन सब चुनावों में इस बार मायावती किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं? देखो, मुद्दा है बेरोजगारी को रोजगार देना, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा रोजगार देने का। तो ये तो दूसरी पार्टियों से अलग कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये तो भाजपा भी कह रही है कि हमें दोबारा ले आइए, हम और रोजगार देंगे। नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी 1 साल में, लेकिन 4 करोड़ रोजगार छीन लिए लोगों से। आप देख सकते हो कोरोना काल में क्या स्थिति रही। अगर कोई त्रस्त रहा, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग त्रस्त रहे। आपको अच्छा, मुझे चलिए शामली की बात बताइए। मुझे बताइए कि आपके ज़िले में क्या समस्या है जिसको मायावती हल करेंगी अगर इस ज़िले की 3 सीटें उन्हें मिल जाएंगी? देखो, जब बहन जी पहले आई थी तब इसे तहसील बना गई थी और फिर यानी कि जिला बना दिया इसे। लेकिन कह नहीं सकता कि सरकार जब चेंज हुई कि लोगों ने मुंह कैसे मोड़ लिया वोट देने के नाम पे। देखो, अगर बीएसपी का बेसिक वोट बैंक है वो तो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आई, लेकिन हमें दूसरे समाज के जो सर्व समाज के लोग हैं उनके सहारे की ज़रूरत है, तब हम सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं तो यहाँ लोगों से बात कर रही थी, वो तो कह रहे थे ये भी गारंटी नहीं है कि जाटव समाज भी आपको वोट दे रहा है। आप उठा के देख लीजिए, यानी कि 2017 का चुनाव उठा के देख लीजिए, 1 करोड़ 92 लाख वोट मिले, यानी कि तब मिले। मैं अब की बात कर रही हूँ, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं। 5 साल हो गए मैं। हाँ जी। और 19 में भी यानी कि 1 करोड़ 98 लाख वोट मिले, यानी कि बेसिक वोट बैंक में इजाफा है हमारे। अगर वोट बैंक गिर जाता हमारा बेसिक वोट बैंक, तो हमारी जो पार्टी है वो 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहती। तो अगर मैं चुनावी समीकरणों की बात करूं तो जिस तरह की रैलियां या सभाएं हो रही हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि दलित प्लस ब्राह्मण की आप राजनीति करेंगे, यही है आपकी राजनीति? नहीं, दलित प्लस ब्राह्मण, और ब्राह्मण की क्या बात, हम तो सर्व समाज को जोड़ के चलेंगे। हमने किसी एक समाज की बात नहीं की। अभी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के सम्मेलन हो रहे हैं, अब ओबीसी समाज के सम्मेलन शुरू हो गए, और अब क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के भी सम्मेलन शुरू होंगे। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। पिछली बार की तरह मायावती ब्लेम तो नहीं करेंगी कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, हरवा दिया? देखो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार याद है ना आपको? चुनावी मुद्दे हैं, ये चलता रहता है, लेकिन जब क्या कह रहे कोई बात आ जाती है तो मीडिया हमारी कम बातों को, जो यानी कि थोड़ी सी गलत कमेंट है, उन्हें ज़्यादा दिखाने का काम करता है। वैसे हमें मीडिया दिखाने का काम करता ही नहीं। नहीं, आपने दिखाने का काम करा, आपका धन्यवाद है। इसमें आपका धन्यवाद है, आपने दिखाने का काम किया। वैसे तो हमें भाई ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से यह है कि भाई मीडिया, मनी माफिया मीडिया से दूर रहने का काम है, लेकिन क्या करें, आपके आग्रह पे हमने आने का काम किया भाई। उसके लिए एक शिकायत मेरी ये है कि मायावती जी जो है, उन जो प्रवक्ता हैं उनके, वो बहुत ही इतने कम प्रवक्ता हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी डिबेट में बीएसपी से किसी को बुलाने के लिए। मायावती जी समझती हैं वही काफ़ी हैं सिर्फ बोलने के लिए? बस उनका एक भाई अंदाज है, अपना अलग अंदाज है, और बहन जी के नेतृत्व को जो है हम स्वीकार करते हैं, और भाई जैसा उनका आदेश होगा उसे फॉलो करा जाता है। आलम चौधरी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपके पास ना काडर है ना कोई सपोर्ट है, लेकिन खासकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से, जिसे कहते हैं चाय के प्याले में तूफान, मतलब जिस तरह से वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखा रही हैं, ये वाकई मानना पड़ेगा। क्या ऐसी चीज़ है जो प्रियंका गांधी इस बार अचीव करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं इस चुनाव से?
नहीं जीत रहे हैं क्या मतलब? मतलब आप सरकार तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, सरकार हम बना नहीं रहे, लेकिन सरकार हमारे बिना भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा, कैसे मुझे समझाइए। कांग्रेस अच्छा रोल करेगी, अच्छी जगह कांग्रेस रहेगी इस बार प्रदेश में। बहुत अच्छा नेतृत्व हमें मिला है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। और 40% महिलाओं के लिए जो आरक्षण की मांग की, आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, हम लोग जो युवा टीम है, हमारी महिला युवा, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, राजनीति में लाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो 50% की हमारी आबादी की महिलाएं हैं उनको पूरा उनका हक मिले। तो 40% ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इतने उम्मीदवार लाएंगे कहाँ से आप? समाज से, समाज के अंदर से लाएंगे। युवा पीढ़ी को राजनीति सिखाने का काम करेंगे, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे एक ईमानदारी से बात बताइए। उम्मीद कम करती हूँ मैं कि नेता कैमरे पे ईमानदारी की बात करेंगे, लेकिन आज बता दीजिए कि ऐसा जैसा बताया जा रहा है कि चाहे हम बीएसपी का जिक्र कर लें, चाहे खासकर समाजवादी पार्टी जो मेन चैलेंजर के तौर पर उभर रही है, कि ब्राह्मण कुछ भी कर लेगा लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, और कांग्रेस पार्टी को वोट मिल सकता है अगर विनिंग कैंडिडेट हो, अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है। तो आप भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो किसी भाजपा को या किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है। वो हर देश के हर कोने कोने में अपना चुनाव लड़ती है, अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। तो कांग्रेस इस देश की पार्टी है, रीढ़ की हड्डी है। वो हमेशा से देश के हित के लिए चुनाव लड़ती है, देश के हितों के लिए, चाहे वो किसान की समस्या हो, गरीब की समस्या हो, छात्र की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हम हर मोर्चे पे खड़े रहेंगे। तो अब ये मान लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 सीटें हैं तो उसमें आप कितने महिलाओं को आप समझते हैं कि 3 आपके पास नेता हैं? एक महिला लड़ेगी हमारे यहाँ से, तीनों सीटों पे से एक महिला सीट हमारी होगी। ये तो अच्छी बात है। अनिल जी, मैं वापस आपकी तरफ आना चाहती हूँ। पहली बात तो इन्हीं के सवाल का जवाब आपसे लेना चाहती हूँ कि आपका क्या असेसमेंट है इंटरनल, कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जो मजबूती दिखा रही है वो इसलिए कि जो खासकर अपर कास्ट वोट है उसमें भी ब्राह्मण वोट है, उसमें थोड़ा सेंध लग जाए? कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब खोने के लिए कांग्रेस पे कुछ रहा नहीं, जो मिल जाएगा वो फायदे का है। तो नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन क्या नुकसान पहुंचा? मतलब अगर ब्राह्मण वोट बढ़ गया आपका, जो समझते हैं आपका कब्जा है, आधिपत्य है, कांग्रेस तो पुरानी ब्राह्मणवादी पार्टी मानी जाती है, अब तो बदल रही है। पार्टी जब थी, अब ब्राह्मण कितने हैं? बीजेपी के साथ है। और रही ये आपने ही बोला था, जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जब कहीं विनिंग कैंडिडेट आओगे जब भी तो उधर चलेगा। हार में कौन जाता है, ये आप ही बताओ। विनिंग कैंडिडेट नहीं होगा ना, जब कहीं विनिंग है ही नहीं। ये बताओ, सारे गठबंधन के बावजूद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, इकले लड़के विनिंग में कहाँ से आ जाएगा? मैं तो सोच रहा शायद कांग्रेस का खाता भी ना खोल पावे प्रदेश में। ऐसा लगता है आपको? अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप अनिल जी, मैं पूछना ही चाहती हूँ आपसे कि वो 5 मुझे मुद्दे बताएं। ये मान लीजिए कि मैं आपकी वोटर हूँ, मैं आपके लिए क्यों वोट करूँ? 5 मुद्दे हमारे ये हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, मेन जो मुद्दा है हमारी पार्टी का था, हमने जो वादे भी किए थे, प्रदेश में जो लूट खसोट, आतंकवाद कह लो या गुंडागर्दी कह लो, हमारा इरादा था सबको साथ और सबकी सुरक्षा के साथ में। हमने प्रदेश से माहौल, जो दहशत का माहौल था, पलायन के माहौल थे, हमने सबसे पहला मुद्दा वो ख़त्म करा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, थोड़ा सा रोक दूं आपको, पलायन का मुद्दा। लेकिन पलायन तो कभी हुआ ही नहीं। पलायन तो हुआ ही नहीं कभी। हुआ क्यों नहीं? कैराना की बात कर रहे हैं ना आप जी। तो हुकुम सिंह जी ने खुद ये बोला कि जो उन्होंने बोला था वो सच नहीं है, डॉक्यूमेंटेड बात है कि पलायन तो कभी हुआ ही नहीं था। पलायन नहीं हुआ था तो आज पलायन वापस कैसे हो रहा? में लोग कैसे आ रहे? जब लोगों ने जब कहा था लोग रोजगार करने के लिए जा रहे, जब उनके रोजगार खोस लिए थे जब ही तो वो बाहर गए थे। आज उन्हें बीजेपी सरकार में रोजगार वापस मिल रहे हैं, वो वापस आ रहे। चलिए, आपकी बात मान ली, लेकिन हमें तो बताया गया था कि लोग धर्म के आधार पर छोड़कर जा रहे हैं। धर्म के आधार पर कैराना में कोई पलायन नहीं हुआ, सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से कैराना में पलायन हुआ था। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं आप, है ना? हाँ जी, गुंडों ने जो वहाँ से रंगदारी मांगनी करी थी, फिरौती मांगनी शुरू कर दी थी। दिन में 3-3 मर्डर दोपहर के टाइम दुकान पे बैठे हो गए, तो फिर व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी की मजबूरी आ गई थी वहाँ से जाना, बिजनेस नहीं कर सके थे। आज जो दुकान मकान 10 लाख में
बेच के भागे थे लोग, आज वही लोग वापस आना को उन मकानों ने 1 करोड़ में खरीद रहे। ये भाजपा की सुरक्षा की गारंटी के साथ ही तो वापस आ रहे लोग। ये आपकी बात मुझे समझ में आई, गुंडागर्दी हो सकती है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है और मुझे मालूम है कि आपको मालूम होगा कि भाजपा के नेता स्थानीय स्तर पर, भाजपा की आईटी सेल ट्विटर पर लगातार ये कहती है कि इस इलाके को हम कैराना नहीं बनने देंगे, जबकि कैराना तो कभी बना ही नहीं था। आपको ये नहीं लगता कि आप जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं? आपके जो चचा रहे उन्होंने जिस तरह से इस पूरे माहौल को ध्रुवीकरण के तौर पर जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, इलाके की पूरी बदनामी हुई, और वो मुद्दा कभी था ही नहीं। नहीं, मुद्दा था क्यों नहीं? धर्म के आधार पे नहीं था। नहीं, धर्म के आधार पर तो हम भी कह रहे हैं, आज भी कह रहा मैं, धर्म के आधार पर था ही नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से था, एक परिवार के आतंक की वजह से वो था। ठीक है जी, हाँ। अभी धर्म के आधार पर जो भाई साहब ने बताया, 1992 से राजनीति एमपी साहब के परिवार की स्टार्ट हुई थी, जिधर इनका इशारा है। अगर वहां पलायन का मुद्दा होता, 2017 में इन्होंने पूरे देश के अंदर ये मामला उठाया। 2017 में नाई देशन वहां से विधायक 4 बार, जिन्होंने एक इतिहास कायम किया, उसी जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने वोट देके उन्हें 4 बार तो 2 बार एमपी बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, उनकी माता को 2 बार एमपी बना दिया। ये पलायन का मुद्दा कह रहे पूरे देश में। एक भ्रम बनाया इन्होंने कुछ लोगों को, जिनका रोजगार समाप्त हो गया था। कहीं भी हो सकता है, शामली से भी बाहर जा रहे लोग, गांवों से शहर में आ रहे तो बड़े शहर में चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं और चले गए। अब उन्हें फिर अपना रोजगार उधर कुछ घाटे का महसूस हुआ तो अपने घर पे आ गई। ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं थी, ना कोई धर्म के आधार पर कोई पलायन हुआ था। जिस परिवार पर आरोप लगा रहे उनका हमेशा हिंदू मुसलमानों को सभी को जोड़ के राजनीति करी, तभी जनता ने इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं दूं इसका जवाब दे दूं छोटा। अभी ताज़ा उदाहरण है, पिछले साल का उदाहरण है, वीडियो देख लो अपने नेता की, जो समाज के लिए कह रहा था इन एक समाज से सामान ही ना खरीदो, ये ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। ये क्या था? हाँ, मैं बता, ये जो आप कह रहे हैं ना, मेरी सुन लो। हाँ जी। उन्होंने कहा था, उठा के देखना उनका रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि कुछ दिनों के लिए इन लोगों से न सामान लेके पानीपत से सामान ले लें। जरा आप मुझे बता दो, पानीपत में मुसलमानों की कितनी दुकान है? 100% हिंदू भाइयों की दुकान है। बात कैराना की हो रही, बात कैराना की क्या? पलायन कैराना हुआ, पानीपत में पलायन नहीं हुआ। धर्म का कहाँ मामला है? धर्म का ही तो है, एक समाज से सामान ना खरीदें। नहीं, धर्म का कहाँ रह गया? ये और क्या है? जब एक समाज से सामान नहीं खरीदेंगे हम, पानीपत में वही समाज रह रहा है। मैं क्या कह रहा ना, पानीपत में तो वही रह रहे। बात कैराना की है, आप पानीपत की ना करो। मुसलमान तो 1% भी नहीं, वहां कितना नहीं है। बात कैराना में पलायन, पानीपत में पलायन नहीं होता ना। नहीं नहीं, वो धर्म के आधार पर तब होता। कोई कहता है कि हिंदुओं भाइयों से सामान ना लेके मुसलमानों से सामान ले लो, जिन जाने से ले लो, तब तो बात में दम था। वो तो कह रहे थे पानीपत से ले लो। पानीपत में 100% हिंदू भाइयों का कारोबार है। नहीं, क्यों? सब है वहां भी, सब है। बताओ सारा कह रहे हैं सब। पानीपत में जितने सुबह लगभग 100 गाड़ी जाती है मजदूरी व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने जो भी कुछ है उनकी दुकान। तो अगर वहां ऐसा होता तो वहां तो हिंदू भाइयों की है। भाई मैं बात को बढ़ाता हूँ, मैं इस बात को आगे बढ़ा। देखिए, मैंने यही पढ़ाई की कांदला में। कांदला कैराना से करीब 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ कांदलावी परिवार है, अगर आप उसे गूगल करेंगे तो कांदलावी परिवार का 100 से ज्यादा देशों में सम्मान है। वहाँ उतने लोग आते हैं। हजरत जी एक्सपायर हुए तो 5 लाख से ज्यादा लोग एक रात में वहां आ गए। तो हम लोग तो गंगा जमुनी तहजीब के उदाहरण वाले लोग हैं। कैराना बहुत फेमस जगह है। अभी टिकैत साहब यहाँ बोल रहे थे कैराना में सभा थी, उन्होंने बड़ी चीजें बोली, आप वीडियो देखिए उसके बारे में कैराना के। तो नेचुरली मुझे याद है बाबूजी से मेरा भी लगाव था, और मैं एक आध बार जब उनसे मिला तो चूंकि वो लोकदल के जिलाध्यक्ष भी रहे, मैं आपको बताऊं, तो पुरानी चीजें हम शेयर करते रहते थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मुझसे गलती हुई, जो मैंने उस तरफ थोड़ा इशारा किया। जैसी गलती आज केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि भाई मथुरा में भी अब तैयारी है, तो ये क्या सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को? तो ये गलत है। आज अगर बॉम्बे में मेरा बच्चा जाएगा इंटरव्यू के लिए, या सिविल सर्विस में यूपीएससी में बैठा होगा, तो डेफिनेटली उससे बात क्या होगी? दंगे पे बात होगी। अच्छा, कैराना से आए हो या कांदला से, शामली से आए हो, तो वो अच्छा तुम वहां से आए हो जहां ये इस तरह की बात हो गई थी। तो आज नहीं, ये लोग समझते नहीं है या समझ के अनजान रहना चाहते हैं। योगी जी यहाँ आते हैं, वो डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करते। वो यहाँ कॉलेज की आधारशिला क्यों नहीं रखे गए? वो यहाँ किसी मेडिकल फैसिलिटी की क्यों नहीं आधारशिला रखे गए? मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए ऑक्सीजन की कमी से, मैं एफआईआर तक नहीं कर पाया क्योंकि 62 लोगों की एफआईआर का मैं देख रहा था, कुछ हो नहीं रहा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो मैं फिर बुरा भी लगता कि कोई कार्रवाई नहीं होगी हॉस्पिटल पे भी। तो उन मुद्दों को आप रखें जो इनके बच्चों के लिए भी, जो भाजपा के भी लोग हैं। आप अपने बच्चों को देखो क्या सिखाओगे? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हर वक्त लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? 4 अक्टूबर 2020 हाथरस में हम लोग गए उस परिवार से मिलने जिसके पिता की बेटी को रात को 2 बजे आपने उससे बिना पूछे
मट्टी का तेल डाल के जला दिया। हम उससे मिलने नहीं जाए, चलिए हम चले गए। आप दोनों हाथों से लाठियां मार रहे थे, मेरी कमर पे लाठियों के निशान रहे 35 दिन तक। मुझे सर में लगी लाठी, मैं सिटी स्कैन लेके घूमता रहा 3 महीने उसका। तो ये लोकतंत्र है कि आप दूसरे लोगों को मिलने भी नहीं देंगे उस परिवार से जो पीड़ित है। आप किस बात से डरते हैं? जी, अभी भाई साहब ने, जावला जी ने मुद्दा उठा लड़की का। कैराने में 2 लड़की, जिसमें उन्हीं का परिवार, जिनकी लड़की मरी वही जेल काट रहे। हाथरस पे जवाब। हाथ रख के बोल रहे हैं, इस पे तो बात बनती ही है। इसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि जैसे भाजपा जो सांप्रदायिक माहौल हम देखते हैं एक्टिवली, अभी देखिए हरिद्वार में क्या हो रहा है। यानी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि धर्म के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर जिस तरह की धर्मांधता और हिंसा फैलाई जा रही है, मुझे पूरा अंदाज़ा है, आपको पता है, आप ही के बराबर वाला स्टेट है हरिद्वार में। तो भाजपा नेताओं के भी बच्चे और उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियां भी तो ही रहेंगी इसी देश में। जी रहेंगे। तो उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है क्या? अभी उसका जवाब देता हूँ। जावला जी ने मुद्दा करा, इनकी पार्टी का भी समाजवादी में के साथ चुनाव लड़ रहे मिलके। ये कहाँ का वो है लोकतंत्र? या वो अगर 30,000 मिलेंगे तो मुस्लिम परिवार ने मिलेंगे, एक परिवार ने मिलेंगे। क्या दूसरे लोग गरीब नहीं है इस देश में? दूसरा लोग गरीब नहीं है क्या? दूसरी जाति के लोग गरीब हैं। जब ये चला रहे हैं, इन्हें खुद चलाया। अब हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री जी ने आवास विकास योजना दी। मैं धर्म के नाम पे जो बदनाम कर रहे, धार्मिक वो फैला रहे। कैराने में 5,000 मकान बने, जिनमें से 4200 मकान एक समुदाय के बने, जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए तंग करने के लिए है। प्रभावित रहे होंगे वो प्रभावित रहे होंगे इसलिए। हाँ, प्रभावित हैं। जो आज है, जो जिसका हक है उसे मिल रहा है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि लेकिन प्रभावित धर्म के ज्यादा आधार पर हमने ना तो शिक्षा दी, ना हमने धर्म के आधार पर ये ग्रांट दी। मैं कंडेम करता हूं इस बात को आरफा जी। मैंने अभी लास्ट 2 दिन पहले की घटना है, बजरंग दल का एक आयोजन हुआ शामली में। मेरे पास वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और मेरे स्कूल के बच्चे बैंड बजा रहे थे उसमें। मतलब क्या मैं अपने बेटे बेटी को स्कूल इसलिए भेज रहा हूं कि वो बजरंग दल में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलेगा? क्या सिखाना चाह रहे हो आप इन्हें? ये साइंस के स्टूडेंट हैं, ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। आप उन्हें बजरंग दल में मार्च पास करा के क्या साबित करना चाह रहे हो? पूरा का पूरा स्कूल आपने चला दिया पीछे। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल था। मुझे इतना आश्चर्य, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बच्चों से बात करी, तुमको यहाँ कौन लाया? छुट्टी थी। बोले जी वो तो स्कूल से आया था ऑर्डर। मैंने रोका उन बच्चों को। तो आप देखिए किस तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं। अरे हम उसे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनाना चाहते हैं। आप उसे धर्म की जानकारी देके बजरंग दल का पट्टा पहना के और थाने में नारे लगवाना चाहते हो। तो मेरे उन बच्चों को आप इस तरह की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो भाई? अपने बच्चों को ये डॉक्टर इंजीनियर सब बनाएंगे, बाहर बेचेंगे और हमारे बच्चों को इस लाइन पे लगा देंगे। लेकिन इसकी कंस्टिट्यूएंसी होगी, लोग इसके नाम पर भी, हिंदुत्व के नाम पर भी वोट देने को तैयार होंगे, तभी भाजपा ऐसा कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदू समाज में ही एक कंस्टिट्यूएंसी ऐसी होगी, इस तरह के लोग होंगे। क्योंकि मैं ईस्टर्न यूपी में गई, वहाँ पे मुझे पता चला कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार वापस नहीं आई तो मंदिर निर्माण रुक जाएगा, समाजवादी पार्टी मंदिर निर्माण रोक देगी। मतलब मैं कह रही हूँ कि ये भी एक फैलाने की कोशिश है। तो आपको और मुझे दोनों को पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। बिना बात का वेटेज बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए काशी में 168 मंदिर इन्होंने तोड़े, तब वो आप बना रहे हो कॉरिडोर पूरा का पूरा। आप लोकल लोगों से पूछिए, बात करिए। आप तो पत्रकार है, मैं कहूंगा कि आप काशी जाइए, लोगों से मिलिए। मेरे दोस्त वहां रहते हैं काशी में। दे टोल्ड मी कि जी यहाँ पे जो हमारा जो एक सिस्टम था, जो हमारे मंदिर थे छोटे छोटे, एक बड़ा सीन दिखाने के लिए हमेशा क्या तैयारी रहती है? एक इवेंट के बाद दूसरी तैयारी। और मुझे किसी ने कहा कि 200 साल पुराना पेड़ भी तोड़ दिया। वो भी दुख हो रहा था लोगों को, 200 साल पुराना पेड़ था। तो उससे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जब हजारों लोग खड़े रहते हैं, आप लोग बातें करते हो, उनकी बातें सुनते हैं, फिर लोगों को वहां फोन करते हो। हमारे पास और क्या तरीका है जानने का? तो एक आम आदमी दबा कुचला महसूस कर रहा है। और आप किसी भी स्तर पे देखिए, भाई साहब की बात आगे बढ़ाता हूँ कि कोविड में जैसे वो स्कूल पे आ जाइए, क्योंकि मेरा हमेशा, मैं बहुत ज्यादा ऊंची बात नहीं करता, क्योंकि छोटा किसान, छोटे परिवार से मैं आया, वहीं से ऊपर गया। तो मुझे लगता है कि हमें छोटे इश्यूज पे ज्यादा ध्यान देना था। मैंने एक दिन हेडलाइन पढ़ी, जनवरी 2021, योगी जी ने कहा इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूल की फीस। अरे यार, आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब कोविड में आप पेरेंट को ये कहने से गए कि भाई ठीक है, इस समय बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, तो ठीक है, इस बार मैं स्कूलों से बात कर रहा हूँ, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन्हीं की ज्यादा फीस होती है, चलो थोड़ा कम कर दें। गाजियाबाद में इतना आंदोलन हुआ, हमने देखा मेरठ में बड़ा आंदोलन हुआ। अभिभावक रात रात भर 30-30 दिन लगातार धरने बैठे कोविड के टाइम पे, अपनी जान जोखिम में डाल के।
कि भाई ये फीस आप क्योंकि आप देखो 4-4 हजार रुपए महीने की फीस, और आप क्या पढ़ा रहे हो उसको। मान लीजिए बच्चा सेकंड क्लास में, मोबाइल में बैठने को तैयार नहीं है, बच्चा फर्स्ट में है, बैठने को तैयार नहीं है। मैं इसी इस का तरह फर्स्ट की- हैंड एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ अनिल, जो मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता लगे बात। उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ के पास नवाबगंज ज़िले में एक गांव में मैं गई, मेरे सहयोगी मेरे साथ गए, शेखर भी, देवीदत्त भी। वहाँ एक सरकारी स्कूल में हम गए, बहुत अच्छा सरकारी स्कूल था, 100 साल से पुराना स्कूल। वहाँ मुझे पता चला और मैं बहुत हैरान हो गई, मैं शिक्षा को बहुत नज़दीक से कवर भी करती हूँ, कि एक भी बच्चे ने पूरे 1.5 साल में ऑनलाइन क्लास नहीं की। 100 बच्चे थे, 102 बच्चे उस स्कूल में, एक भी बच्चे ने। तो मैं सोच रही हूँ कि प्राथमिकताएं अगर सरकार की हम देखें तो ये हो सकता था कि बच्चों को स्मार्टफोन देने की कोशिश होती, या उनको मान लेते हैं कि कोई इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ऐसा फ़ोन दिया जाता जिससे कम से कम बच्चों की थोड़ी, जो अभी विक्रांत जी कह रहे हैं, मैं उसी फिक्र को आपके साथ शामिल करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं पत्रकार हूँ, आप नेता हैं, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, बच्चों की पढ़ाई हो। अभी कल परसों ही योगी जी की तरफ से 1 लाख मोबाइल फ़ोन और टैबलेट बांटने का कार्यक्रम किया जा रहा, वो इसी दिशा में है। शिक्षकों बच्चों के लिए ही किया गया ही। कोरोना टाइम में, उस टाइम सबसे पहले ज़रूरी थी लोगों की जान की सुरक्षा करनी। जितना बड़ा खर्चा आया, जितना बड़ा योगी जी ने इसमें कोरोना के बारे में, जो परदेशों से भी जो माहौल में ख़राब होकर कोरोना छोड़ के भागे, एक पहले मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने थे, जिन्हें उनके स्टेट तक, दूसरे स्टेट तक भी उनके पहुंचाने का काम करा। दूसरे प्रदेशों में जो फंसे हुए बच्चे थे, कारीगर थे, कर्मचारी, उन्हें लाने का काम करा। सारे काम एक साथ नहीं हो सकते ना। 70 साल का बिगड़ा हुआ मैनेजमेंट एक योजना में कहते हैं, अरे जो इतने दिनों से चल रहे उन्हें क्या करा इसमें कोरोना में, बताओ। तो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी ने काम किया, आप संतुष्ट हैं अपने काम हाँ, से? काम करा हमें जी। हमने खुद भी ये करा। तो काम आपको करना था, दूसरी सरकारें काम करती जो सरकार में है ही नहीं। और कोरोना काल की तो बात भाई साहब, वो आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोरोना काल की, ये तो बीजेपी की वाड़ी हुई थी। पंजाब में किसकी सरकार थी? अगर क्या करें, पंजाब में किसकी आप सरकार सुनिए थी? मेरी बात, क्यों भागे? विदेश से पंजाब जो में क्यों लाए भागे? गए थे उन्हें क्वारंटाइन क्यों नहीं किया आपने? क्यों कोरोना फैलने का मौका दिया आपने? कहाँ फैला? जो बाहर से आए हुए लोग थे उन लोगों को अलग से क्वारंटाइन करते तो कोरोना हो ही नहीं था। हमने क्वारंटाइन किया, हर जिले में क्वारंटाइन का वो सेंटर खोला गया। क्वारंटाइन का मैं विक्रांत की बात से, लेकिन जब लोग, आरफा जी एक मिनट, मैं इनकी बात से अग्री करता हूं, और देश को ये जानना चाहिए। हमेशा हम कुछ प्लान्ड खबरें क्यों देखें, हम सच्चाई क्यों ना सुने। 20 मार्च 2020 नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कोरोना अब फैल गया है और हमें इस पे कार्रवाई करनी है। जबकि ये न्यूज, आई वाज इन दुबई दिसंबर 2019, वहां पे वो तभी उस तरह की बातें चल रही थी। जनवरी में राहुल गांधी जी का ट्वीट है, आप उन्हें पप्पू कह के अपने लोगों से ट्रेंड करवा सकते हो, लेकिन उन्होंने साफ बोला कि भाई ये आने वाला है, आप बंद करो चीजें। WHO तब तक डिक्लेयर कर चुका था कि ये लेकिन पैंडेमिक मैं है। आपको बताऊं, वो ट्रम्प साहब आ रहे थे और नमस्ते ट्रम्प होना था। पूरे देश की जानें इन लोगों ने ली हैं, ये जिम्मेदार हैं। जी हाँ, कपिल जी, अब आखिरी सवाल के साथ मैं आपके साथ, जी अपनी बात कहिए। जी, दरअसल ये डिस्ट्रिक्ट की डिबेट है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात हो तो वो अच्छा है। नेशनल हम लोग नेशनल, बल्कि मैं आपसे सवाल यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में जो जिला स्तर की समस्याएं हैं उस पर चुनाव होगा, या फिर राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की? मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रदेश के स्तर पे भी चुनाव होगा। साहब, आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है या एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है। वो तो है, सब जगह है। कुछ नेशनल इश्यूज हैं, कुछ जो है अपने पॉलिटिकल इश्यूज, इलाके के इशू हैं, कुछ विधानसभा वाइज भी इश्यूज हैं। तो वो हर तरीके से चुनाव पे फर्क पड़ेगा, और वोटर जब वोट डालने जाएगा तो सारे इश्यूज के ऊपर ध्यान में रख के। हमें अभी अपने डिस्ट्रिक्ट का बताइए, आपके यहाँ क्या कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप वोट मांग रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ा तो किसान का मुद्दा ही है। दूसरा, किस जिले का? मुआवजा नहीं मिल पाया किसानों को, जो 700 किसान मरे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि एक जो विधेयक है वापस लेने से वो सारी चीज़ें हटगी, वो तो नहीं है। सरकार से ये भी पूछना चाहिए कि सरकार से मांग किसने की थी इन विधेयकों को लाने के लिए। ये भी एक मुद्दा है। कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग, सारा कुछ देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? तो कपिल जी, ये मिक्स इश्यूज होंगे कि कुछ राज्य स्तर के, कुछ राष्ट्रीय स्तर के, कुछ बिल्कुल लोकल इश्यूज, इस तरह से चुनाव? नहीं, मेरा मानना, मैं पूरी डिबेट सुनना, पूरी इनकी बात सुनी सभी की। तो
देखो, अगर धर्म के नाम पर चुनाव होगा वो तो गलत है। अपने इशू होने चाहिए भाई। स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे यहाँ गन्ना भुगतान का मुद्दा है, मेन मुद्दा। अभी 300 करोड़ रुपए बकाया है। मैं अनिल जी से भी कहूँगा, इन्हें भी इस बात पे चर्चा करनी चाहिए थी। विक्रांत जी से भी कहना चाहूँगा, इनसे डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूँगा। तो ये गलत है। अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं, कोरोना स्थानीय नहीं है क्या? नहीं, कोरोना स्थानीय है। हिंदुत्ववादी मुद्दे स्थानीय नहीं है? नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा हम में नहीं मानता कुछ है। अगर हमें अपना भविष्य खराब करना या अपने बच्चों का भविष्य खराब करना तो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलो। हम सब इंसान हैं। रही बात हम राजनीतिक है, सामाजिक है, तो सामाजिकता को हम बहुत करीब से जान रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ किसान आंदोलन करा तो ना वहाँ हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना वहाँ सिख था, ना ईसाई था, सब एक थे। भाई बन का काम करा। पंजाब का हो, कोई केरल का हो, सब मिल का काम करा। अगर हमारे देश में कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लावा है, हिंदुत्व का मुद्दा लावा है, तो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हमारे देश का जो है कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा। आखिरी सवाल डाशर साहब मैं आपको देना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि जो भाजपा की एक सोच है, वो खुल के कहते हैं, नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, तो ऐसे बात नहीं है कि छुप के वो किसी से बात कह रहे हैं। विपक्ष के पास इसका जवाब क्या है? अगर हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती है भाजपा, विपक्ष इसका क्या जवाब देती है? विपक्ष का हमारे देश में हमेशा से एक ही जो है ना, गंगा जमुनी तहजीब का रहा, प्यार मोहब्बत का रहा। वो इस तरह की सोच इनकी गलत सोच है। सभी को साथ में, सभी धर्मों को साथ में लेके तब चलेंगे, तभी देश का इसका विकास होगा, तरक्की नहीं, ये होगी। जवाब नहीं हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर भाजपा सामने लेकर आती है कि भाई देखिए बहुत सालों से तुष्टीकरण हो रहा था, अब हम एक समुदाय को दबने नहीं देंगे, उनको सर्वोपरि रखेंगे, इसका आपके पास क्या जवाब है, आपकी पार्टी के पास? मैं कह रहा हूँ वो तुष्टीकरण या डरावे की जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, जो मेरे हिंदू भाइयों को ये कहेगा डरावे, 20% मुसलमान को से 80% लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, और वो यूं कह रहे कि हम डर रहे हैं इनसे। 20 हम लोग क्या करेंगे? 20% लोग कहाँ से इन्हें डरा देंगे? तो वो बिल्कुल गलत है उनकी बात। वो ना तो कोई भी हिंदू भाई मेरे ख्याल से ये नहीं चाहना कि वो हिंदू राष्ट्र बनावे। जैसा हमारा देश चला आ रहा है इसी तरह। लेकिन इतनी भी छोटी माइनॉरिटी नहीं है। यूपी वेस्ट में हर तीसरा आदमी मुसलमान है, 1/3। जहाँ अभी 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 अनिल भाई साहब ने बात बताई थी केराने में आज तक हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं। अभी ब्राह्मणों की बात बता रहे थे मेरे भाई साहब, विजय कौशिक जी बैठे मेरे साथ में। वो सरयू नदी में वहां ब्राह्मण खड़े हो के वो प्रतिज्ञा ले रहे, प्रण ले रहे कि बीते भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश करना यूपी से, क्योंकि इन्होंने भाई को भाई से भिड़ा दिया। गरीब की नहीं सोची, मजदूर की नहीं सोची। ये तो धना सेठों की पार्टी है, अपनी जेब भरने का काम करे। लास्ट कमेंट आपको, लास्ट कमेंट जी। आरफा जी, अगर इस चुनाव को आप देखेंगी तो ये चुनाव होगा एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि बहुत झूठ बोला गया है। ये चुनाव झूठ के खिलाफ होगा। जो मिस कमिटमेंट बीजेपी ने किए पिछले चुनावों में, उसके खिलाफ नौजवान खड़ा होगा। अगर आप देखेंगे तो हमारे मैनिफेस्टो में 31 अक्टूबर को वी हैव लॉन्च, हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो दे दिया है, जनता के बीच है, वेबसाइट पे डाल दिया है। महिलाओं को हम आगे लाने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ाएंगे। छात्रों के लिए काम होगा। किसानों का जो मुद्दा कपिल भाई कह रहे थे, यहाँ पे हमेशा बकाया रहा। ये बहुत स्थानीय मुद्दा है। गन्ना मंत्री चूंकि हमारे यहाँ से आते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। वो हमेशा कहते रहे हमने रिकॉर्ड भुगतान कराया। वो ये समझ नहीं पाए कि यहाँ भी समझदार लोग रहते हैं। हमें सब पता है, हमारी रिकवरी बढ़ी तो हमारा पेमेंट ज्यादा आना ही था, लेकिन इतने बड़े बकाया खड़े हैं। आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, हमारी जो बगल पड़ोस के जिले की शुगर मिल है, उसने पेमेंट करना शुरू कर दिया इस वाले सेशन का, और ये पुराने वाले का भी सेशन का भी। जी बस मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, लास्ट कमेंट जी। हमारे पास का मुजफ्फरनगर जिला है, उसमें जो है लगभग जो है 95% भुगतान हो गया पिछले सीजन का। इस सीजन का नहीं, पिछले सीजन का। और अब हमारे यहाँ पर अब तक मेरे हिसाब से 70% भुगतान हुआ, 30% बकाया है, लगभग 300 करोड़। और नए सीजन का तो पूरा का पूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, आप वो किसानी पे भी ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही कि एक मुद्दों का मिश्रण जो है वो इस चुनाव को तय करेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो आप राष्ट्रीय मीडिया में जिन मुद्दों को सुनते हैं वो भी हैं, राज्य के स्तर पर जिस तरह से बीजेपी अपने को पेश करना चाहती है, अपनी जो उनकी अचीवमेंट्स रहे उनको लेकर, इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन से जो उपजे हुए किसानों के मुद्दे हैं, चूँकि हम इस किसान बेल्ट, गन्ना बेल्ट कही जाती है, हम उसमें हैं, तो फिलहाल ये जो मुद्दा है जो स्थानीय हुआ करता था वो अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। तो ये अलग अलग मुद्दे मिश्रों पर लगता है कि चुनाव होगा इस बार। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।